तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं रहेंगे जितने इसमें कंटेंट दिए गए हैं। 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। इसका जो डाटा है या मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सटीक नोट्स बनाया गया है जिससे आपको ओवरव्यू कराया जाएगा। आप इसे सुनिए, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट से पहले पेश किया जाता है और ये 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है। देखिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीएसडीपी। जैसे केंद्र में जीडीपी होता है वैसे ही राज्य का जीएसडीपी होता है। और जीएसडीपी जैसा कि दो प्रकार का होता है, एक है कांस्टेंट प्राइस पे होता है, एक करंट प्राइस पे होता है। तो कांस्टेंट प्राइस पर होता है उसी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं, करंट प्राइस पर जो होता है उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो वास्तविक जीडीपी जो इस बार रहा है 10.6% बढ़ा है। वास्तविक जीडीपी कितना बढ़ा है? 10.6%, जो कि वास्तविक जीडीपी का एक बेस ईयर होता है। जो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका बेस ईयर 2011-12 रखा गया। इसी के आधार अगर मौद्रिक जीएसडीपी देखें तो यह 15.5% बढ़ा। यह पिछले साल से तुलना की जाती है और ये वास्तविक जीडीपी 2011-12 से तुलना की जाती है और यह मुद्रास्फीति को ही दर्शाता है। अगर बात करें वास्तविक जीडी पर कैपिटा इनकम की वृद्धि देखें तो 9% की वृद्धि हुई है। वास्तविक जीडीपी में 9% की वृद्धि हुई है। वहीं देखें मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, मतलब उसमें जो है 13.9% की वृद्धि देखी गई। तो पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार का? 35,119 रुपया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर आगे देखें हम लोग पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस पर, तो इसका बेस ईयर जैसा कि बताया गया 2021-22 है। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस ज़िले का है? सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस ज़िले का है? तो अब हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इनकम जो है वह कांस्टेंट प्राइस पर, मतलब वास्तविक आधार पर देखें तो 2021-22 में किस जिला का पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक रहा? तो पटना का सबसे अधिक रहा, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। तो पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक जो है पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। अगर देखें सबसे कम किस ज़िले का है तो शिवहर का सबसे कम है, उसके बाद अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी। अगर पेट्रोल की खपत देखें, आर्थिक समीक्षा में दिया गया पेट्रोल का खपत सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, फिर पूर्णिया। सबसे कम किस जिला में होता है पेट्रोल का खपत? तो बांका, लखीसराय और शिवहर। अगर डीजल खपत में देखें तो इसमें भी पटना है 1 नंबर पर, उसके बाद शेखपुरा, औरंगाबाद। सबसे कम देखें तो शिवहर, सिवान और गोपालगंज में है। अगर एलपीजी खपत की बात करें 2022-23 में तो पटना में सबसे ज़्यादा एलपीजी खपत हुआ, उसके बाद बेगूसराय, गोपालगंज। अगर सबसे कम देखें तो अररिया, बांका और किशनगंज में है। अगर आगे हम देखें या सेक्टर वाइज में कि कौन सा सेक्टर में कितना वृद्धि हुआ, किस सेक्टर का कितना योगदान है बिहार की अर्थव्यवस्था में। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र का, यह कृषि क्षेत्र से संबंध होता है, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र से और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसका बिहार की इकोनॉमी में 20% योगदान है। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसका भी 20% है और तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा 80% है। अगर इसमें ग्रोथ देखें इसमें किसमें ज़्यादा हुआ है तो देखिए 6.7% हुआ प्राथमिक क्षेत्र में, 6.8% का ग्रोथ हुआ है विनिर्माण क्षेत्र में और 13% का ग्रोथ तृतीय क्षेत्र में हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ है तृतीय क्षेत्र का। अगर बात करें मुद्रास्फीति की तो मुद्रास्फीति दर जो है सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक देखें तो 5.5% रहा बिहार का। इसी में अगर ग्रामीण मुद्रास्फीति दर देखें तो ग्रामीण मुद्रास्फीति जो दर है वो 5.5% है। शहरी मुद्रास्फीति दर देखें तो वह 5.6% है। अगर अब दूसरे चैप्टर, ये पहले चैप्टर हो गए, अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, एक ओवरव्यू दिखाएगा इसमें सर्वे का। तो ये देखिए है दिया हुआ है कि 2022-23 में कुल व्यय जो बिहार सरकार की है वह 2,31,904 करोड़ है। पिछले सालों से यह 20.1% अधिक है, मतलब 20.1% की वृद्धि हुआ खर्च में। अगर इसमें खर्च में देखें कहाँ कहाँ सरकार की है तो स्कीम में व्यय किया है 45.3%, इस्टेब्लिशमेंट में जो है सरकार 54.7% किया है। अगर इसी व्यय को बांट कर देखें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय होता है। बजट में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय
होता है उसमें जो पूंजीगत व्यय है वह 20.1% है। राजस्व व्यय की बात करें तो 79.3% है। अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो 41.4% की वृद्धि हुई है। किसमें? पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। अगर यहीं राजस्व व्यय में देखें तो 15.5% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है? 15.5% की वृद्धि हुई है। अगर अगला चैप्टर देखें, ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा कृषि एवं संबंध क्षेत्र। जो आर्थिक समीक्षा में कृषि के बारे में दिया है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या दिया हुआ है। तो कृषि में 20% जीएसबीए वृद्धि हुआ है। अगर कृषि में 20% की वृद्धि हुई, उसमें देखा जाए तो फसल में 20% की कृषि एवं संबंध क्षेत्र पूरा में हुआ और 9.9% फसल में वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा कृषि में फसल क्षेत्र में जो है वृद्धि हुआ। उसके बाद बात करें तो पशुधन में वृद्धि हुआ। फिर मछली पालन की बात करें तो उसमें 1.8% की वृद्धि हुई है। वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में देखें तो 1.6% की वृद्धि हुई है। ये देखिए दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। ये 2018-19, 2019-20 और 2020-21, 2021-22 और 2022-23 ये तुलना करके बताया गया ग्राफ के तुलना में कि मछली पालन में देखिए पहले 2018-19 में 1.5%, फिर 1.6, 1.8, 1.8 और 1.8% है। ये पूरा तुलना करके आप लोग डाटा देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अगर देखिए बिहार के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 54.2% जो है वह शुद्ध बुआई क्षेत्र है। यह 54.2% कितना है? तो 50.70 लाख। देखिए ये ग्राफ में दिया गया बिहार का भूमि उपयोग में। तो इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो याद रखिएगा। फॉरेस्ट का जो बिहार में है वह 6% पर है। और वहीं खेती योग्य भूमि का बात करें तो 54% है। और फॉलो लैंड की बात करें तो 12.6% है और 2.9% बंजर भूमि है। अब देखें तो इसमें एक डाटा दिया गया कि बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। 5 बार बिहार को अभी तक कितने बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? तो 5 बार, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का के लिए उत्पादन और उत्पादकता दोनों के लिए मिला है। 2022-23 की बात करें तो देखिए एक गन्ना के बारे में दिया गया कि गन्ना का 204.76 लाख टन का उत्पादन बिहार में हुआ। अगर अंडा उत्पादन की बात करें तो 324.43 करोड़। अब मछली उत्पादन की बात करें तो 8.46 लाख टन हुआ है। जो इसका सालाना ग्रोथ है 8.9% है। इसका मछली उत्पादन का सालाना ग्रोथ कितना है? 8.91%। अगर मछली उत्पादन में देखें जिलावार तो यहाँ से प्रश्न पिछले बार भी रह चुके हैं, इस बार भी रहने की संभावना है कि मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो है वह मधुबनी है, उसके बाद दरभंगा है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश सीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर मधुबनी में, फिर बांका में। सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है मधुबनी में, उसके बाद सबसे डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में हुआ। अगर अब आ जाए हम लोग दूध उत्पादन पर, दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 125.03 लाख टन दुग्ध उत्पादन हुआ है। जो इसका वार्षिक ग्रोथ 6.49% है। वार्षिक ग्रोथ कितना है? 6.49%। अगर 2019-20 से 2022-23 के लिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 65.50 लाख रुपया आवंटित किए गए हैं। जो 8 जिलों में है, 8 जिलों के लिए आवंटित किया गया। फर्स्ट चरण में 8 जिलों के लिए, जो दूसरा चरण में 30 जिलों के लिए 2020-21 से 2024-25 के बीच आवंटित किया गया है 23,848.86 लाख करोड़। अगर आप बात करें 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में तो यह 19,736 टन हुआ है खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में। अगर चावल उत्पादन की बात करें, यहाँ से भी देखिए डाटा रह जाता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में हुआ, फिर औरंगाबाद और कैमूर। ये डाटा देखिए चेंज हुआ है। पश्चिमी चंपारण यहाँ था रोहतास के बाद, तो अब ये कैमूर या औरंगाबाद आया बीच में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में। उसके बाद उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में देखें तो सबसे अधिक चावल की उत्पादकता में रोहतास है। उत्पादन और उत्पादकता दोनों में प्रथम स्थान पर चावल में कौन है? रोहतास है। अगर सबसे कम उत्पादन देखें चावल का तो कहाँ हुआ है? सबसे कम उत्पादन मधुबनी में हुआ।
उसी तरह गेहूं का देखें तो गेहूं का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में हुआ। चावल और गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में। आप गेहूं में देखिए चावल रोहतास के बाद कैमूर आता है, फिर भोजपुर आता है। सबसे कम जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो जमुई में हुआ। कहाँ हुआ है? जमुई में। उत्पादकता की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ का रहा? तो खगड़िया का। गेहूँ उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ रहा? खगड़िया में। अगर देखें नकल, जिसे तीसी भी कहता है, तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अररिया में। उत्पादकता में बात करें तो बेगूसराय, नालंदा और सिवान रहा। गन्ना की बात करें, ये डाटा देख लिए, ये अररिया जो लिखा हुआ है दाल का उत्पादन में। क्या चीज़ का? दाल का उत्पादन में। दाल के उत्पादन में सब अगरनी जिला पटना रहा, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा। उत्पादकता में बेगूसराय, नालंदा, सिवान है। अगर गन्ना में देखें उत्पादन, तो ये गन्ना हमेशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम बिहार में। उत्तर पश्चिम बिहार में होता है पहले, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। इन तीनों जिलों में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अगर अगला चैप्टर के देखें इंटरप्राइज सेक्टर का है, तो बिहार में निवेश, अभी पता होगा कि बिहार में सबमिट भी हुआ था, इन्वेस्टमेंट सबमिट। और बिहार में जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ है, ये बताया गया कि 53,607.27 करोड़ रुपये का इस बार बताया गया हुआ इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा, फूड प्रोसेसिंग में 39.7% का इन्वेस्टमेंट हो रहा। इससे डाटा जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर देखें 6 इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी इन्वेस्टमेंट हुआ है 686.74 करोड़ रुपये का। अगर आगे देखें मध्यम आकार वाले उद्यमों के मामलों में निवेश की रकम 2021-22 से 162.7 करोड़ से 2.9 गुनी बढ़कर 2022-23 में 470.32 करोड़ हो गई। तो कितने, ये क्वेश्चन बन सकता है, कितने गुनी की? 2.9 गुनी की। मध्यम आकार वाले उद्यमों में निवेश की रकम 2.9 गुनी बढ़ी है। अगर वहीं बात करें नियोजित श्रमिकों की संख्या 2021-22 के 801 से बढ़कर 2022-23 में 5,623 हो गई है, जो एक वर्ष में 602% की वृद्धि हुई है। नियोजित श्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 602% की वृद्धि हुई है। अगर देखें बिहार की आईटी पॉलिसी, बिहार सरकार जो है इस बार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार आईटी पॉलिसी लाया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सब्सिडी वगैरह उद्यमों को दी जा रहा है। यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से कवर कर दिया जाएगा। आईटी जो है, आईटी के बाद वाला जो चैप्टर है, अगर उसके बारे में देखें तो नई पर्यटन नीति 2023 था। इसमें क्या कहा गया? इससे विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण और पर्यटन तथा आतिथ्य में विशेषता वाली कुशल कार्यशील तैयार करने को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और थीम आधारित पर्यटन गंतव्य की विकास होगी। थीम आधारित मतलब हुआ कि बिहार में जैसे रामायण सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, इस पर आधारित और विकास होगा। अगर देखें चौथा कृषि रोड मैप, जो चौथा कृषि रोड मैप आई भी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए 2022-23 में जो है 9.75 करोड़ खर्च करने का रखा गया है। अब 5 वर्ष में 405 इकाई लगाए जाएंगे। 405 इकाई, तो चौथा कृषि रोड मैप जो है 2023 से 28 में, इसमें 5 वर्षों में 405 इकाई लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगर आगे देखें तो वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। राज्य सरकार ने बजट आवंटन 2018-19 के 84.6 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 490 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो गत 5 वर्षों में 5.8 गुना वृद्धि है। जब पर्यटक में वृद्धि हो रही है तो उसमें सरकार द्वारा देखिए खर्चों में वृद्धि की जा रही है। इसे और विकास करने के लिए 5.8 गुना वृद्धि किया है। अगर बात करें वर्ष 2022-23 में, तो सहकारी समितियों की संख्या 2021-22 की अपेक्षा 6% की वृद्धि हुई है। तो देखिए सहकारी समितियों की संख्या में भी 6% की वृद्धि हुई है। अगला चैप्टर 5वां हम लोग देखें तो PLFS 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है कुल आबादी का 50.9% था। देखिए LPFR पूछेगा कि कुल आबादी का कितना प्रतिशत था, तो 50.9% थी। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो 48.7% है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है और कुल आबादी का 50.9% क्या है? LPFR मतलब श्रम शक्ति सहभागिता दर।
अगर छठा चैप्टर देखें तो पथ घनत्व है, इसमें एक डाटा याद रखना है कि पथ घनत्व के मामले में बिहार जो है वह तीसरा स्थान पर पथ घनत्व में। और एक होता है कि वाहन रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें भी बिहार तीसरा नंबर पर है, उसमें यूपी पहला नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरा नंबर पर है। अगर हम लोग ई गवर्नेंस में देखें तो ई शासन के क्षेत्र में राज्य को अनेक पुरस्कार मिले हैं। जैसे ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार अत्यधिक काम कर रहा है, मेंस के इम्पोर्टेंस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखें इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजनीयता ई शासन पुरस्कार इत्यादि। अगर साइबर अपराधियों के बारे में देखें तो साइबर अपराधियों के लिए 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए हैं, जो जून 2023 तक चालू कर दिए जाएंगे। अगर चैप्टर 8वां के देखें तो इसमें एनर्जी सेक्टर के बारे में दिया गया, ऊर्जा की उपलब्धता आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का एक मापदंड है। देखिए मेंस के इंट्रोडक्शन अच्छा हो सकता है एनर्जी को लेकर। अगर ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक 2011-12 से 2021-22 तक देखें, बिहार की ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक की देखें तो 134 किलोवाट हावर्स से बढ़कर 329 किलोवाट हावर हो गया, लगभग 2 गुने से ज़्यादा है। अगर ऊर्जा की कमी की बात करें तो हम लोग 2017-18 में बिहार का ऊर्जा जो है -3307 करोड़ यूनिट था। मतलब समझ लें 3307 करोड़ यूनिट जो हमको आयात करना पड़ता था बिहार में दूसरे राज्यों से। लेकिन अगर 2022-23 में देखें तो इसमें 403.4 मेगा यूनिट अधिशेष में बदल गया। मतलब अब हम लोग का अधिशेष हो गया है, आत्मनिर्भर हो गए और बेच भी सकते हैं बिजली उत्पादन में। अगर बिहार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही देखें तो 2021-22 में 31% बिजली जो है स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है 2021-22 में, और 69% ताप विद्युत से है ये 2021-22 में। लेकिन बिहार सरकार ने 2025-26 तक लक्ष्य रखा है कि 25% जो है बिजली हम लोग नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करेंगे 2025-26 तक। 35% बिजली नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग अगला चैप्टर की ओर बढ़ें तो ग्रामीण विकास है, तो इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना का वर्णन किया गया है, जो प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने की बात की गई है। और वहीं आगे देखें तो बैंकिंग सेक्टर में तो बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात हाल के वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है, जो 31 मार्च 2022 के 53% से बढ़कर 31 मार्च 2023 में 55.6% हो गई है। अगर NPA के क्षेत्र में देखें तो NPA में भी सुधार हुआ है, 11.3% से घटकर NPA बिहार का 9.3% रह गया है। अगर बिहार में 2005-06 से 2022 तक देखें तो सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय 13.3% बढ़ा, सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय 13.3% बढ़ा है, स्वास्थ्य पर 11 गुना बढ़ा है और शिक्षा पर 10 गुना बढ़ा है। अगर 2005-06 से 2022-23 तक बिहार सरकार ने 31.9% से बढ़कर 41.3% को, जो 9.4% की वृद्धि हुई है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता मतलब जो 2010 से 14 के बीच देखा जाए तो 68.1% था, अब बढ़कर हो गया 69.5%। जीने की जो योग्य होते हैं उनका जो एज पहले 68.1% था, अब 2016 से 20 के बीच में कितना हो गया 69.5% हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पीटी में बन सकता है क्वेश्चन। राज्य के कुल बजट में महिलाओं के विकास के लिए औसत 14% के आसपास खर्च किया गया, 14% के आसपास खर्च किया गया। 2021-22 में महिलाओं के विकास पर 5.2% खर्च हुआ, जो 2016-17 से 4% था। मतलब 2016-17 में 4% महिलाओं के विकास के लिए खर्च किया जाता था, अब ये 5.2% हो गया GSDP का। बिहार सरकार ने देश में सबसे पहले ग्रीन बजट का क्रियान्वयन किया। अगर बात करें बिहार की तो बिहार ऐसा पहला राज्य है जो देश में ग्रीन बजट पेश किया है, जहां जल जीवन हरियाणी अभियान के तहत 2022-23 में लगभग 288.38 लाख पौधे लगाए गए हैं। 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण या मॉनिटरिंग कर रहा, जो IIT कानपुर के साथ मिलकर कर रहा। तो मतलब ये जो है ब्लॉक स्तर पर बिहार
पहला ऐसा राज्य है पूरे देश में जो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये पूरा हम लोग बिहार बजट के बारे में पढ़े हैं अभी।